नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मनी ज्ञान पर। मेरा नाम है सिद्धार्थ और बात करने वाले हैं आज यस बैंक के एफपीओ के बारे में। वैसे अगर आपने रोसरी बायोटेक आईपीओ के बारे में हमारा जो वीडियो था वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। खैर, मैं इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जैसे कि क्या आपको यस बैंक के एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए। जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके डाउट्स भी हम लोग क्लियर कर देंगे कि क्या शेयर की रेट कम होगी। तीसरी बात, क्या एफपीओ में जिस रेट पर शेयर्स मिल रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू है या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू है। और चौथी बात, क्या लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक होल्ड करना चाहिए या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में वैसे हम लोग 5 चीजें कवर करने वाले हैं। क्या क्या? पहला, व्हाट इज एफपीओ। दूसरा, डिटेल्स ऑफ एफपीओ। तीसरा, हम लोग देख लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस। चौथा, हम लोग कर लेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कंक्लूजन। ओके, तो शुरू करते हैं यारों, बिना किसी वक्त को जाया करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एफपीओ। तो एफपीओ क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन रीड करते हैं हम लोग। FPO, which is known as follow-on public offer or further public offer, is an offer which an already listed company makes to new investors and existing shareholders in order to infuse capital in company. क्या कहता है सर? ये कहता है सर कि जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, वो कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, नए शेयर्स का ऑफर लाती है नए इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि उसको पैसे मिले और उस पैसे को वो एज अ कैपिटल इन्फ्यूजन इस्तेमाल कर सके। उसे हम लोग, उस ऑफर को हम लोग एफपीओ कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना। सपोज कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है क्योंकि उन्हें ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, काफी सारे रीजन। तो इन्होंने सोचा कि यार अब पैसे कहाँ से अरेंज करें या फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इनको आइडिया है कि यार हम लोग ना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स भी ला सकते हैं, यानी कि हम लोग एफपीओ ला सकते हैं। तो ये एफपीओ का ऑफर्स ये लोग मेक करते हैं किन्हें? न्यू इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और न्यू इन्वेस्टर्स जो है, अगर इन्हें ये एफपीओ इंटरेस्टिंग लगता है, अगर उसको प्राइस वगैरह जो अट्रैक्टिव लगती है, तो वो इसमें पैसा लगाएंगे। तो इससे होगा ये कि कंपनी के पास सर आ जाएगा बहुत सारा पैसा, और इस पैसे को कंपनी इस्तेमाल करेगी कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए, जैसा कि यस बैंक के केस में है। तो ये तो हमने देख लिया एफपीओ। अब हाथों हाथ हम लोग यस बैंक के एफपीओ की डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो आइए, जी हाँ, ये रही यस बैंक के एफपीओ की डिटेल्स। जूम इन करता हूँ थोड़ा। जी हाँ, तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 15 जुलाई और आईपीओ क्लोज हो रहा है 17 जुलाई को। आईपीओ की साइज जो है वो है 15,000 करोड़, जो कि बड़ा प्राइस है। और ये अमाउंट किस लिए ले रहे हैं या फिर इतना सारा पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, उसके दो रीजन है। पहला तो एडिक्वेट कैपिटल जो है उसको इंश्योर करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ है और एक्सपेंशन है उसको सपोर्ट कर सके। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसमें मिसलेनियस एक्टिविटी सारी आ जाती है। प्राइस बैंड रखा है इन लोगों ने 12 से 13 रुपए, जिसपे मार्केट में काफी सारी चर्चा भी चल रही है। तो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज है क्योंकि मार्केट में काफी सारी बातें हो रही हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि वेदर इट इज द एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि मार्केट में ये न्यूज चल रही है कि ये जो प्राइस है वो यस बैंक की एक्चुअल प्राइस है। मगर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इंसानों की फितरत होती है कि जिस चीज को हम बहुत ज्यादा देख लेते हैं या सुन लेते हैं ना, उसको हम सच मानने लग जाते हैं। तो हम लोग सिक्के का कई बार दूसरा पहलू नहीं देख पाते। तो मैं बता दूं आपको कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना ये है कि ये जो प्राइस है ये एक्चुअल में डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि 50 से 55% का डिस्काउंट है इस प्राइस पर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इनको डिस्काउंट पे लाने की क्या जरूरत थी, मैं आपको बोलूंगा कि देखो, यस बैंक ये चीज समझता है कि उसके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो उससे काफी नाराज थे। नाराज क्यों, ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलता है। तो ये सारा क्राइसिस जब हुआ और जब शेयर्स एकदम से नीचे गिरे, उस टाइम पे हुआ ये था कि ऐसे भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने कंपनी के शेयर 200 रुपए में खरीदे थे, फिर 100 रुपए में भी खरीदे, 50 रुपए में भी खरीदे, और फिर तो शेयर ऐसा गिरा है बुरी कदर, जिसके बाद में कंपनी की कह दो कि ऐसी तैसी हो गई। और उसके बाद एक्चुअल में गवर्नमेंट को आरबीआई के साथ मिलकर जो है पूरी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लानी पड़ी। और उस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में बड़े इन्वेस्टर्स और बैंक्स को शेयर्स ऑफर करे गए 10 रुपए के भाव में, जिसकी वजह से जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे
वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और उन्हें ये लगा कि यार हमको भी जो है कमाने का मौका मिलना चाहिए था। तो इस वजह से भी जो एफपीओ लाया जा रहा है वो 12 से 13 रुपए के प्राइस के अराउंड लाया जा रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि कोरोना काल चल रहा है जैसा हम सब जानते हैं, तो इन्वेस्टर की एक्साइटमेंट वैसे भी कम है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो है डिस्काउंटेड रेट पर एफपीओ लाया गया है। ठीक है, फिर से एक बार डेटा की तरफ चलते हैं और कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। हाँ, ये मार्केट लॉट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम लॉट 13,000 का है, मिनिमम 1,000 शेयर्स, 15 के मल्टीपल में आप मैक्सिमम 15,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और पैसे आपको देने होंगे 1,95,000 रुपए। डेट्स की बात कर लेते हैं तो 22 जुलाई को सर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय हो जाएगा। 23 जुलाई को जितना भी सेटलमेंट है पैसे का वो हो जाएगा। 24 जुलाई को जिसको भी अलॉट किए गए उसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स और लिस्ट होंगे शेयर्स 27 जुलाई को। तो इस बीच में एक चीज और होगी कि 15 जुलाई को है ना शेयर, हाँ 15 जुलाई को जो है खुल रहा है ये आईपीओ और 15 जुलाई को ना रिलायंस की एजीएम भी है। तो रिलायंस की एजीएम में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कुछ तो बड़ा होगा जिसकी वजह से मार्केट में एकदम तेजी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं येस बैंक भी उसका फायदा उठा सकता है। क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग साथ में क्या देख लेते हैं, हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस भी छांट लेते हैं, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा खोद देते हैं पूरा का पूरा। तो ये मेरे पास कंपनी का समराइज्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, रीस्टेटेड है। तो इसको राइट टू लेफ्ट देखना क्योंकि राइट में 2018 का डेटा है और लेफ्ट में 2020 का, रेड में जो है। तो 2018 के कंपैरिजन में 2020 में टोटल असेट्स और टोटल रेवेन्यू दोनों में ही फॉल आया। तो 2019 में दोनों में राइज आया था, लेकिन 2020 में एकदम से बहुत फॉल आया जो कि ऑब्वियस भी था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो भैया फिगर बहुत डराने वाला है क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है और ये बहुत तगड़ा लॉस है। और ये लॉस जो है ये कंपनी को क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी उसकी वजह से ये लॉस आया है बहुत बड़ा। तो हम लोग अगला देख लेते हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, समराइज्ड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ देखना, ये जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम में राइज आया है। तो अगर आप नोटिस करो 2018 और 2019 के कंपैरिजन में 2020 की अदर इनकम जो है वो डबल हो चुकी है। और अगला हम लोग देख लेते हैं प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज, ये जो लाल वाला है। तो ये तो ऑब्वियसली इस पिक्चर का सबसे बड़ा विलन है क्योंकि प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, इसलिए एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस आया कंपनी को। नीचे अप्रोप्रिएशन का डेटा गिवन है जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को सीधे समराइज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पे लेके चलता हूँ। इसमें ना कैपिटल पे अगर आप लोग ध्यान दो तो कैपिटल का डेटा अगर आप देखें तो 2018 और 2019 दोनों के कंपैरिजन में 2020 का जो कैपिटल है वो बहुत बढ़ गया है। और ये ऑब्वियस था क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के वक्त भी कैपिटल में इंक्रीज हुआ और देन अभी एफपीओ के बाद भी कैपिटल में जो है इंक्रीज आएगा। तो मेन पर्पस यही है कैपिटल इन्फ्यूज करने का, ताकि जो आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी उसको दोबारा मीट कर सके, कंपनी एक्सपैंड कर सके, ग्रो कर सके। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है। डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो डिपॉजिट्स की कहानी ये है कि जब मार्केट में जब शेयर्स में एकदम से गिरावट आई थी जो क्राइसिस के बाद में, तो उस वक्त लोगों का भरोसा जो है कंपनी से कम हो गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे जो नॉर्मल आम आदमी थे उन्होंने अपने डिपॉजिट्स बैंक में से निकाल दिए, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स जो है कंपनी के बहुत कम हो गए। ओके एंड हाँ जी, असेट साइड में अगर हम लोग देखें तो आरबीआई के पास पड़ा हुआ जो पैसा था, दूसरे बैंक के पास जो पड़ा हुआ बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट्स थे, एडवांसेस थे, वो भी कंपैरेटिवली कम हुए हैं। तो ओवरऑल सर क्राइसिस जो हुए थे उसके बाद में फाइनेंशियल डेटा की तो 12 बजा दिए। ये एक और चीज़ है मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कंपैरिजन वेरियस रेशियोज का बाकी बैंक्स के साथ में येस बैंक का। तो ग्रीन वाले में येस बैंक है, तो देखिए अगर आप तो ईपीएस जो है वो नेगेटिव में आ गया है, एनएवी भी जो है वो बहुत कम हो गई है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आया है, नेगेटिव 81 में चल रहा है ये। तो फाइनेंशियल डेटा को देखते हुए तो हाँ, क्या बोलूं, दिल से बुरा लगता है, मगर पिक्चर अभी बाकी है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखते हैं। लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करूं तो बैंक की जो मेजर प्रॉब्लम थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई। जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी उसके मैनेजमेंट और बीओडी में, बहुत सारे घपले वगैरह करे, बहुत सारे ऐसे लोन्स पास कर दिए जो नहीं कर देने चाहिए थे। तो मैनेजमेंट को जो है सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक्शन लेके जो पुराना मैनेजमेंट था उसको हटा दिया और जो नया बीओडी आया है सर, इसमें जो है ना चैंपियन प्लेयर्स है। मतलब इसमें
जो अब नया बीओडी बना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट अब साउंड होता जा रहा है। तो और एक और चीज़, हाँ, मैं नीचे आपको नाम बताने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, वैसे बहुत सारे नाम हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद पॉज करके स्क्रीन पढ़ लेना। मेरा फोकस मेजर 2 नाम पे है, तो मैं 2 नाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रशांत कुमार साहब और सुनील मेहता साहब, ये दोनों ना गेम चेंजर बन सकते हैं येस बैंक के लिए। इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो प्रशांत कुमार जी जो है, ये एमडी और सीईओ है येस बैंक के। इन्हें 35 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में और इन्होंने एसबीआई में एज अ सीएफओ भी काम किया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और सुनील मेहता जी जो है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बैंक के। इन्होंने ये पीएनबी के बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं और इन्होंने सिटी बैंक और एआईजी जैसी कंपनीज में काम किया है। और साथ ही गवर्नमेंट का एक पैनल था, सशक्त पैनल, इसमें भी इन्होंने जो है इस पैनल को हेड किया था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और बाकी की भी जो टीम बनी है, वो क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, तो बोर्ड में उन्होंने भी अपने अपने दावेदार भेजे। तो अब जो मैनेजमेंट है वो बहुत साउंड है। और बैंक जो है बड़ा बैंक है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ा बैंक है, मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, तो एक्चुअल में बैंक की 1135 ब्रांचेस और 1423 एटीएम्स हैं, कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में। तो बैंक बड़े लेवल पे काम करता है। बैंक में हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है पिछले कुछ वक्त में, मगर अब जो मैनेजमेंट नया आया है, जिस तरह से कैपिटल इकट्ठा किया जा रहा है, उस हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी कंपनी में स्ट्रेंथ है, क्योंकि टेक्निकली एंड ऑपरेटिंग वाइज दे आर रियली गुड। एंड दूसरी बात ये कि एसबीआई के 49% स्टेक की वजह से अब ये पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप मॉडल भी हो गया है, विच इज एक्चुअली नाइस। ओके, तो प्लस गवर्नमेंट ने बड़े इन्वेस्टर्स पर लिमिटेशन भी लगाया हुआ है, इसीलिए एकदम से भी कोई जो है सेलिंग नहीं कर सकता है, जैसे प्राइसेस एकदम नीचे आ जाए, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। सो कंसिडरिंग ऑल दी पैरामीटर्स, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक के फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। और अब कंक्लूजन पर बढ़ने से पहले एक थोड़ी सेल्फिश और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल पे आए हैं नए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना देवी और सज्जनों, बेल आइकन को भी हिट कर देना और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए, ये रहा हमारा कंक्लूजन का चार्ट। तो 2 बातें, क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही रहेगा। तो मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो अगर ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कल जो एंकर इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करेंगे उस पर। अगर कल एंकर इन्वेस्टर्स अच्छा खासा एक्साइटमेंट दिखा के सब्सक्राइब करते हैं, तो शेयर, तो जो ग्रे मार्केट में उसमें भी रिस्पॉन्स बढ़ेगा। तो ये उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात ये कि अभी तो 25-26 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये 20 के लेवल के अंदर आता है, मतलब कि जो लिस्टिंग प्राइस बैंड है उसके पास में अगर ये लोग लेके आते हैं, तो चांसेस ये है कि लिस्ट होने के बाद फिर से एक आध महीने में या फिर 1-2 महीने में फिर से जो है शेयर 25-30 के लेवल पे पहुंच जाए। तो ऐसे में अगर आप 12-13 पे शेयर खरीदते हैं, तो हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आगे जाके जब शेयर 25-30 पर पहुंचे तो अब आप लोगों का जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि यार लॉन्ग टर्म में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कि अब मैनेजमेंट साउंड है, कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं, कंपनी के पास ब्रांचेस हैं, कंपनी बड़ी है और कंपनी कैपिटल लाया जा रही है। और तो ग्रोथ और एक्सपेंशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए कंपनी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। फाइनेंशियल डेटा अभी पुअर है, मगर क्राइसिस से जस्ट उभरी है कंपनी। और क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी डाल रखे हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स खुद इसमें हैं, एसबीआई का खुद का पैसा भी लगा हुआ है। तो वो सब चीज़ें देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।